अब इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि टेस्ला कई साल आगे अपने कंपटीशन से जब बात आती है इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस गाड़ियों के मार्केट्स की। और ये इसलिए है क्योंकि टेस्ला काफ़ी तेज़ी से काम करता है और इसी के साथ साथ सारे लेगेसी कार मेकर्स हैं ना, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। टेस्ला ने काफ़ी बड़ी लीड ले रखी है इन कंपनीज़ के मुकाबले तो, मगर फिर भी इन कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव जैसे टोयोटा और जनरल मोटर्स के हो गए, वो कहते हैं कि सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नहीं है। ये ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव्स के साथ ऐसा ही केस है, मगर एक को छोड़ के जो है फॉर्मर सीईओ ऑफ वोक्सवैगन हर्बर्ट डाइस। तो देख लेते हैं किस तरह से हर्बर्ट ने जब टेस्ला की तारीफ करी और अपनी कंपनी में चेंज लाने की बात कही तो उन्हें सीईओ की पोजीशन से ही हटा दिया गया। अगर शुरू करें तो हर्बर्ट डाइस काफ़ी बड़े फ़ैन है टेस्ला और एलॉन मस्क के कई सालों से। इनफैक्ट हर्बर्ट ने तो एलॉन मस्क को इनवाइट भी किया था पिछले साल अपने वोक्सवैगन की नई ID3 इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेस्ट ड्राइव करने के लिए, क्योंकि हर्बर्ट को ये चीज़ तो पता है कि इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल जो है वो फ्यूचर है और वोक्सवैगन इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा कैचअप करने के लिए। अब देखो, हर्बर्ट सीईओ तो थे वोक्सवैगन के, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने वोक्सवैगन को फाउंड किया था या फिर मेजॉरिटी शेयर था उस कंपनी में। वो एक्चुअली BMW में काम कर रहे थे 2015 तक और वो वोक्सवैगन ग्रुप के सीईओ नहीं बने थे 2018 तक। तो एग्जीक्यूटिव लीडर्स के बीच में वोक्सवैगन के हर्बर्ट जो है वो अभी भी नए थे और ज़्यादा पावर नहीं थी उनकी खुद में ही। उन्हें ज़्यादातर बाकी एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड मेंबर्स की ज़रूरत होती थी किसी भी बड़े डिसीजन के पीछे जो भी बनाना चाहते थे वो। इसी की वजह से हालांकि कुछ एग्जीक्यूटिव्स थे जैसे थॉमस अल्ब्रिज, जो कि हर्बर्ट के विजन को रखते थे कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जाए वोक्सवैगन और ऑटोनोमस हो जाए जितना जल्दी हो सके। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं लग रहा था कि जो मेजॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स थे वो इतना ज़्यादा पैशनेट या परसिस्टेंट थे कि कंपनी के फ्यूचर को इतना ज़्यादा चेंज कर दे एक बार में। एज अ रिजल्ट हर्बर्ट और थॉमस ने आगे जाके काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी टेस्ला की लीड को लेके। हालांकि हो सकता है ये प्लान्ड एफर्ट हो, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया कि इन्वेस्टर सपोर्ट को लेके आए ताकि वो वोक्सवैगन में ईवी रेवोल्यूशन ला सकें। मगर ऐसा हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रखे हो वोक्सवैगन की लीडरशिप से और अपने गुस्सों को सामने ला रहे हो। जो भी बात हो, 2020 की शुरुआत में ही दोनों ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन्होंने पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का अपना ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हर्बर्ट ने काफ़ी छोटी शुरुआत करी अपने पहले रिमार्क्स से, जो कि उन्होंने वोक्सवैगन के पावर डे इवेंट में दिया था मार्च 2020 में। इवेंट के दौरान हर्बर्ट ने कहा एक छोटा सा कोट, मुझे शुरुआत करने दो ऑब्वियस चीज़ से, ई मोबिलिटी तो रेस को जीत चुकी है। और जब हर्बर्ट ने ई मोबिलिटी की बात करी थी, हर कोई समझ चुका था कि वो टेस्ला की बात कर रहे हैं। इसी वजह से कई सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि यह इतना ही पास आ सकता है एक सीईओ को कि कॉम्पिटिटर्स की लीड को उन्होंने एडमिट कर लिया है। मगर हर्बर्ट जो है उन्होंने तो शुरुआत ही करी थी और ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं कि उन्होंने टेस्ला का भी नाम लेना शुरू कर दिया। इसी बीच थॉमस अल्ब्रिज तो पहले से टेस्ला का नाम ले रहे थे। उसी समय के आसपास एक इंटरव्यू में थॉमस ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स की इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर टेस्ला के पास 10 साल की लीड है अपने कंपटीशन से जब बात आती है इलेक्ट्रिक कार्स और सॉफ्टवेयर को बनाने में। उन्होंने आगे जाके क्लियर किया था कि वोक्सवैगन काफ़ी तेज़ी से कैचअप तो कर रहा है, मगर डैमेज पहले से ही हो चुका है। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए हर्बर्ट ने टेस्ला की ईवी लीड की तो तारीफ ही करी, साथ साथ ऑटोनोमस व्हीकल की लीड की भी तारीफ करी। नियर द एंड ऑफ अप्रैल 2020 हर्बर्ट ने कहा कि जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा डराती वो ये है कि कैपेबिलिटीज़ जो है असिस्टेंट सिस्टम की वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 5 लाख टेस्ला जो है वो न्यूरल नेटवर्क की तरह फंक्शन कर रहे हैं और डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और कस्टमर को नया ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं हर 14 दिनों में इम्प्रूव प्रॉपर्टी के साथ। अब ये तो खुद में ही काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, मगर उन्होंने अपनी कवर खोद दी ये बात कह कि कोई भी बाकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है इस चीज़ को आज नहीं कर सकता। हॉनेस्टली मुझे नहीं पता इससे भी ज़्यादा सीधी चीज़ वो क्या बोल सकते थे इस चीज़ के बारे में। एनीवेज, हर्बर्ट और थॉमस ने आगे जाके कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में, और ये जो है इसने ना कि टेस्ला की सेंटिमेंट को बढ़ाया मगर साइमल्टेनियसली लेगेसी ऑटोमेकर्स में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को ख़त्म करके रख दिया। हो सकता है ये उनका प्लान और मे भी हर्बर्ट चाह रहे थे कि इस खराब सिचुएशन को देख के वोक्सवैगन की डायरेक्शन को बदल सके। हमें पता तो नहीं चलेगा, मगर अगली जो चीज़ उन्होंने करी कि यही केस था हमें समझ में आ गया था, क्योंकि हर्बर्ट ने आगे जाके वोक्सवैगन को कहा कि वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, और जब मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी, मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा ही बड़ी। हर्बर्ट चाहते थे कि वोक्सवैगन 84 बिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट ईवी और एवी डेवलपमेंट में करें। उसमें से 34 बिलियन यूरोस तो जाने वाले थे इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल्स को डेवलप और बिल्ड करने में, और बचे हुए 50 बिलियन यूरोस जो हैं वो बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जाने वाले थे। अब एक चीज़ दिमाग पर रखनी होगी कि 84 बिलियन यूरोस जो हैं वो अराउंड $100 बिलियन होते हैं, जो कि पूरी जनरल मोटर्स कंपनी को खरीदने में मदद कर सकते हैं, और फिर भी हमारे पास $14 बिलियन बचेंगे। तो हर्बर्ट बेसिकली चाहते थे कि वोक्सवैगन पूरा दाव लगा दे ईवीज़ और एवीज़ में।
और मुझे नहीं पता आप लोग ये सुन के सरप्राइज हो गया नहीं कि बाकी एग्जीक्यूटिव जो है वो इतना ज़्यादा खुश नहीं थे इस प्लान को लेके। सबसे पहले तो ये पेंडेमिक की शुरुआत में हुआ था और वोक्सवैगन का स्टॉक पहले से ही 50% डाउन था कंपेयर टू जनवरी 2020 के। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव क्योंकि 10 मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ वोक्सवैगन का स्टॉक ओन करता था, उनके अच्छे दिन तो चल नहीं रहे थे और आखिरी चीज़ वो चाहते कि वोक्सवैगन पूरी तरह से ईवी मार्केट में चला जाए। मगर स्टॉक ड्रॉप जो था वो एक्चुअली ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस कम होते और बढ़ते रहते हैं। हाउएवर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली ग्रोइंग कंपनी है ना, तो स्टॉक प्राइसेस जो है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही बढ़ती रहेगी। असली प्रॉब्लम ये थी कि फंडामेंटल बिजनेस जो था वोक्सवैगन का, उसको भी बड़ी दिक्कत हो रही थी पेंडेमिक के दौरान। पेंडेमिक से पहले वोक्सवैगन कंसिस्टेंटली 3 से 4 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हर क्वार्टर कमा रहा था और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में ये चीज़ 90% घट के 447 मिलियन डॉलर्स पे चली गई और सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020 में तो वोक्सवैगन जो है एक्चुअली 1.7 बिलियन डॉलर्स गवा चुका था। असाइड फ्रॉम मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वोक्सवैगन जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इश्यूज़ को भी फेस कर रहा था अपने कुछ बेस्ट सेलिंग मॉडल्स के साथ। इसी के साथ ही वोक्सवैगन को अपने नए गोल्फ मॉडल की प्रोडक्शन को रोकना पड़ा था क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर की काफ़ी दिक्कतें थी और बजाय कि वो इन अभी की दिक्कतों को पूरा करें, हर्बर्ट चाह रहे थे कि वो 5 से 10 सालों की फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सही करे। तो जब हर्बर्ट ने अपने 84 बिलियन यूरो के इन्वेस्टमेंट के आइडिया को प्रपोज किया बाकी एग्जीक्यूटिव को बोर्ड में, तो उन्हें लगा होगा कि ये पागल हो चुके हैं। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए फंडिंग को सोर्स करना ही बोर्ड मेंबर्स को खुश नहीं कर रहा था। 84 बिलियन यूरोस बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वोक्सवैगन जैसी कंपनी के लिए और इसी की वजह से ऐसी इन्वेस्टमेंट को पॉसिबल करने के लिए वोक्सवैगन को अपने गैस रिलेटेड एंडरवेयर्स को कम करना पड़ता। हर्बर्ट ने प्रपोज किया कि रिसर्च और डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और फिक्स कॉस्ट जो है आईसी व्हीकल्स के साथ आती है, उनको कट बैक किया जाए। जो बाकी की एग्जीक्यूटिव टीम थी वो इस आइडिया के साथ थी क्योंकि कंपनी जो है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर गंवा रही थी, तो कॉस्ट को कट करना सेंस बना रहा था काफ़ी ज़्यादा। अब हालांकि ये कॉस्ट सेविंग जो है वो क्या ईवी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में काम आती है जैसा हर्बर्ट सजेस्ट कर रहे हैं, ये तो किसी और दिन की बात है। और वहीं पे दूसरी तरफ कंपनी के बोर्ड के कुछ मेंबर्स जो हैं इस आइडिया के साथ नहीं थे क्योंकि 19 में से 9 मेंबर्स जो थे ना लेबर लीडर्स थे उनके बोर्ड में। इसका मतलब ये है कि उनकी जॉब ये थी कि एवरेज फैक्ट्री वर्कर जो वोक्सवैगन में काम करता है उनकी जॉब्स का ध्यान रखें और हर्बर्ट के कॉस्ट कटिंग मेजर्स का ये मतलब था कि हज़ारों या फिर दसों हज़ारों एम्प्लॉयज़ की जॉब जाने वाली थी। और ऑब्वियस रीजंस की वजह से लेबर लीडर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई और इसी की वजह से उन्होंने हर्बर्ट को ऐसी पोजीशन में डाल दिया कि उन्हें हर बाकी एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड मेंबर्स के साथ उनकी लड़ाई होने लगी कई सारे रीजंस की वजह से। और जब आप सोचोगे कि चीज़ें और ख़राब नहीं हो सकती, वो और ख़राब हो गई। कुछ कॉन्फिडेंशियल वोक्सवैगन की इन्फॉर्मेशन थी वो मीडिया में लीक हो गई और हर्बर्ट ने एक स्टेटमेंट दी कि ये बाकी लीडर्स की गलती की वजह से हुआ है वोक्सवैगन में और उन्होंने ये लीक को कराया है। अब इस इल्ज़ाम की वजह से बोर्ड को काफ़ी गुस्सा आ चुका था और यहाँ पे कई सारी डिस्कशंस चली बाकी लीडर्स के बीच, क्या उन्हें हर्बर्ट को रिप्लेस करना चाहिए। कई सारे लीडर्स एक्चुअली चाहते थे कि हर्बर्ट को कंपनी से ही निकाल दिया जाए, मगर हर्बर्ट ने आगे जाके माफ़ी मांगी अपने बिहेवियर के लिए और लीडर्स ने सोचा कि अब थोड़ी सी दया दिखा देते हैं इसके ऊपर। और बजाय कि उन्हें पूरी तरह से कंपनी से निकालने के 8 जून 2020 में उन सब ने डिसाइड किया कि उनके वोक्सवैगन के सीईओ के रोल से उन्हें हटा देंगे। वो फिर भी सीईओ थे पूरे ओवरऑल वोक्सवैगन ग्रुप के और हालांकि ये काफ़ी अच्छी पोजीशन लगती है, मगर एक ही रीज़न है कि उन्होंने उन्हें उस पोजीशन में रहने दिया क्योंकि वो पोजीशन बेसिकली छोटी सी है। और वोक्सवैगन के मुताबिक हर्बर्ट जो है ओवरऑल स्ट्रेटजी में फोकस करेंगे ग्रुप की, मगर हमें पता है कि ये सारी चीज़ें फालतू की है। सीईओ एग्जीक्यूटिव टीम जो है हर वोक्सवैगन के इंडिविजुअल कंपनीज़ की वो है जो कि ग्रुप के ओवरऑल फ्यूचर का काम करते हैं। एनीवेज रेल्फ ब्रांडसेटर जो है जो पहले सीईओ थे वोक्सवैगन के, उन्होंने हर्बर्ट को रिप्लेस कर लिया सीईओ से और आज तक वही है सीईओ। और अगर हर्बर्ट की बात करें तो वो और सेवेज हो चुके हैं इस इवेंट के बाद। फॉर एग्जांपल जब टेस्ला ने अपने Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट को पब्लिश किया था जो कि अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव थी, हर्बर्ट ने आगे जाके एक चीज़ कही थी, एलॉन मस्क रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं जो कि बाकी लोगों को इम्पॉसिबल लगते हैं। उन्होंने ये चीज़ भी रिवील करी थी कि टेस्ला के रिजल्ट जो है उनका व्यू भी सपोर्ट करते हैं कि आने वाले 10 सालों में दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी एक मोबिलिटी कंपनी होगी। वो टेस्ला भी हो सकती है, एप्पल भी हो सकती है या वोक्सवैगन भी हो सकती है। दिन के आखिर में वोक्सवैगन अपने पेंडेमिक लो से तो रिकवर कर चुका है और अपने पहले कदम रख रहे हैं ईवी इंडस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि वोक्सवैगन बैंकरप्ट हो जाएगी या ऐसी कोई भी चीज़ हर्बर्ट के डिपार्चर की वजह से। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि वोक्सवैगन लार्ज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर रहेगा आने वाले कई दशकों तक। हाउएवर हर्बर्ट सच में चाहते थे कि वो टेस्ला को चैलेंज करे इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल स्पेस में और वोक्सवैगन को सबसे बड़ी कंपनी बनाए पूरी दुनिया में बिना किसी रेडिकल चेंज के अंदर से जाने के, जैसा कि हर्बर्ट ने प्रपोज किया था। हो सकता है ऐसा कभी भी ना हो और ऐसा काफ़ी
शर्मनाक बात है कि ब्यूरोक्रेटिक नेचर और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो वोक्सवागन में चलती है, उसी की वजह से वोक्सवागन को जो हर्बर्ट है वो अपनी सही डायरेक्शन में लेके नहीं जा पाए। मगर किसे पता यार, डाइसिस ने अभी भी वोक्सवागन के ग्रुप को छोड़ा नहीं है। हो सकता है कि उनके पास कोई गजब का प्लान हो अभी भी। हर्बर्ट डाइस को कंपनी से निकालने के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने अच्छे से समझाया इस सिचुएशन को, और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।